अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। बात करेंगे आजम स्वाति की नई मुश्किल की, कराची में जारी तजावुजात ऑपरेशन की भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे अवाम की जिंदगी अजीरन बनाने वाले इदारों की। किस इदारे ने 2018 में अवाम को सबसे ज्यादा तंग किया? विफाकी मोहतसिब ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। बिजली कंपनियों के हाथों अवाम सबसे ज्यादा हुए अजियत का शिकार। बिजली के हवाले से शिकायत में लाहौर पहले, कराची दूसरे, हैदराबाद तीसरा, पेशावर चौथे नंबर पर रहा। गैस वालों की कारकर्दगी से भी अवाम नाला रहे। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब, केपी, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर वालों के नाक में दम किए रखा। इस पर देखिए हबीब अहमद की रिपोर्ट। बिजली और गैस के महकमों ने तो 2018 में अवाम का जीना दोभर किए रखा। लाहौर, कराची, हैदराबाद और पेशावर वाले बिजली के लिए दुहाइयां देते रहे तो सुई नॉर्दर्न ने मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों को खूब नीचा दिखाया। विफाकी मुहतसिब सैयद ताहिर शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। शिकायत सबसे ज्यादा बिजली कंपनियों के मुतालिक है। लेस्को 14,000, उसके बाद दूसरा बड़ा नंबर जो है के इलेक्ट्रिक का है, वो 8,718। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई का भी 4,000 के करीब है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई का जी 3,000 के करीब है। सुई नॉर्दर्न का 3,790। रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में मौसूल 71,000 के करीब शिकायत में से 69,000 से ज्यादा निपटा दी गईं। मुल्क भर के 8 एयरपोर्ट्स पर शिकायत काउंटर मौजूद और बैरून मुल्क से आने वाले 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानियों की शिकायत हल की गईं। 2019 को आगाही का साल भी करार दे दिया। ज्यादातर लोग विफाकी मुहतसिब के किरदार से वाकिफ नहीं। आगाही प्रोग्राम शुरू करेंगे। जो अगला साल है उसमें हमारा मेन फोकस है कि हम अवेयरनेस को बढ़ाएं। पहला जो हमने प्लान किया वो मार्च में किया है, वो प्रेसिडेंट हाउस में होगा। 2019 में कम से कम 50% डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं उनको हम कवर करेंगे। मोबाइल ऐप हम लॉन्च करेंगे मार्च में। ताहिर शहबाज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जेल इस्लाहात पर अमल दरामद का टास्क दे दिया है। रवां साल 100 इदारों के साथ मरबूत शिकायत सेल भी बनेंगे। 30 रोज में मसला हल न हुआ तो मामला खुद ब खुद विफाकी मुहतसिब तक पहुँच जाएगा। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, गुज़श्ता साल सबसे ज़्यादा बिजली और गैस की कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली। वफाकी मोहतसिब का मौक़िफ़ ये है, जो शिकायत मौसूल हुई 71,000 शिकायत, उनमें से 69,000 निपटा दी गई। आपको क्या लगता है कि वाकई वफाकी मोहतसिब तेज़ तर कार्रवाई करता है या मामला कुछ और है? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ख़ास तौर से जब से सैयद ताहिर शहबाज ने वफाकी मुहतसिब का चार्ज लिया है, ये इदारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। आप देखिए कि पहले ये रिपोर्ट आती थी कुछ साल के वस्त के करीब, और पिछले साल ये मार्च में आई थी, वही थे। लेकिन ये कि उन्होंने नया चार्ज संभाला था। इस दफ़ा जनवरी में ही वो रिपोर्ट ले आए और अभी एक हफ़्ता ही गुजरा है नए साल का, तो वो पिछले तमाम साल की रिपोर्ट जो है उन्होंने पेश कर दी है। खासा जो है वो एक्टिव हो गया है वफाकी मुहतसिब का दायरा, जो कि आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखिए पिछले साल भी यही रिपोर्ट में था कि सबसे ज़्यादा शिकायतें जो थीं वो बिजली कंपनियों, तकसीम कार बिजली कंपनियों और सुई गैस कंपनियों के बारे में थी। इस साल भी यही है। अब होना तो ये चाहिए कि जब ये रिपोर्ट सदर साहब को पेश की जाती है तो वो ऐसी उस इस्लाहात जो हैं वो हुकूमत को कहें कि वो नाफिज करे, ताकि ये शिकायत जो हैं ये कम हो सकें। अब जो वही उसी किस्म की शिकायतें हैं कि बिजली का मीटर कट जाता है तो देर में लगता है, बिजली का बिल गलत आ जाता है, शिकायत भी होती है। अगर हम सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बात करें अदनान साहब, तो बहुत सी शिकायत के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी वफाकी मुहतसिब को जाती हैं। लेकिन अगर वही दरख्वास्त सिर्फ मार्क कर दी जाए मुताल्लिका महकमे को, तो इसको निपटा देना कहा जाता है। नहीं, देखिए मार्क करने से निपटा देना नहीं, अगर उसका रिड्रेसल भी हो जाए, चाहे वो एक साइड पर हो या कोई वफाकी मुहतसिब जो है उस पर कोई फैसला दे दे। अब होता ये है कि अगर वो कोई फैसला दे दे तो उसके खिलाफ भी जो अपील करने वाला है दरख्वास्त गुजार या वो मुतल्लिका महकमा एक प्रेजेंटेशन कर सकता है सदर मुमलिकत को। और बहुत 1% ऐसा होता है कि जिसमें जो वो फैसला वफाकी मुहतसिब करे, आम तौर से 1% लोग जो हैं वो उसके खिलाफ जो हैं अपील में चले जाते हैं। अब सिर्फ मार्क नहीं करना बल्कि उसमें ख़तो किताबत में उस मामले का कोई रिड्रेसल होता है। अब ये है मामला कि देखिए कि जो लाहौर फ़र्ज़ करें कि 1.5 करोड़ आबादी
उसमें सिर्फ 5 कस्टमर केयर सेंटर हैं लेस्को के। इतने बड़े शहर में जहाँ के 30 लाख यूज़र हैं बिजली के या 17 लाख यूज़र हैं गैस के और सिर्फ 2-3 वहाँ पर सेंटर हैं उनकी शिकायत दूर करने के, तो वफाकी मोहतसिब जो है वो एक राब्ते का काम करता है उसमें, और जो शिकायत कुनिंदा है, शिकायत करने वाला जो यूज़र है और जो महकमा है, आम तौर से कुछ ना कुछ उसमें उसको रिड्रेसल मिल जाता है। अलबत्ता ये बात कि वो सिर्फ मार्क कर दी जाती है, ये एक अवामी परसेप्शन है, मगर वफाकी मोहतसिब को ये परसेप्शन दूर करने के लिए वो फैक्ट्स और फिगर्स अवाम के सामने पेश करने चाहिए कि कितने शिकायतें ऐसी थीं कि जिसमें मसला हल हुआ, कितनी शिकायतें ऐसी थीं कि जिसमें उनका मौक़िफ़ गलत साबित। इससे एतमाद भी बढ़ेगा। अवाम शिकायत जब करते हैं तो वो यही चाहते हैं कि वो शिकायत एड्रेस हो। अदनान साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। मुल्क में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात 2018 में भी संगीन मसला बने रहे। वफाकी मोहतसिब कहते हैं कानून में सुकम है, निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। बेहतरी की कोशिशें जारी रखने के आज़म का भी इजहार किया। चिल्ड्रन के हवाले से कंप्लेंट्स वो हमारे पास काफी बड़ा नंबर है, वो आती रहती हैं। 2018 में जो कंप्लेंट्स है ना वो 250 से ज्यादा। ये बात है कि जनरली बच्चे शिकायत नहीं करते, इसलिए हमने इसको ज्यादा सिस्टमिक तरीके से टैकल करने की कोशिश की है कि हम खुद सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए मामला करें। तो उसमें यूनिसेफ भी हमारे साथ कोलैबोरेट करती रहती है, उसमें सूबाई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमारे साथ करते रहते हैं। हमारा कानून जो है वो सजा वाला कानून नहीं है। बुनियादी तौर पे ये है कि जो बदइंतजामी के वाक़यात होते हैं उसमें एजेंसीज को ऐसी डायरेक्शंस देना कि उस आदमी का मसला वो हल करें। जहाँ कोई ग्रेव किस्म की सूरत हाल हो वहाँ पे हम डिसिप्लिनरी कार्रवाई के लिए भी कह सकते हैं, और वो हम कहते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली कहते रहते हैं। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के एमएस और डीएमएस को तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रात अस्पताल का दौरा किया। मज़ीद बात करेंगे उमर आसिफ से। उमर, क्या वजह बनी इनकी तब्दीली की? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता शब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने होली फैमिली अस्पताल का दौरा किया था। वहाँ पे जो चूँकि बेड कम थे और जो गायनी वार्ड थी वहाँ पे रश था, इसके बिना पे जो एमएस होली फैमिली अस्पताल है डॉक्टर शहजाद अहमद और डीएमएस नाइट जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तब्दील कर दिया गया। अब रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के एमएस डॉक्टर नासिर महमूद को एमएस होली फैमिली का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। जी उमर आसिफ, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सलामती और सरहदों की सूरत हाल पर गौर किया गया। GHQ रावलपिंडी में होने वाले अहम इजलास में अस्करी क़यादत ने मुल्क में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत और जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया गया। इजलास में भारत की जानब से मासूम शहरियों को निशाना बनाए जाने की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। अस्करी क़यादत ने मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने और इलाकाई अमन के लिए हर इक़दाम की हिमायत के आज़म का अयादा किया। और आज़म स्वाति की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इंकशाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBR और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। PTI रहनुमा आज़म स्वाति के असासे आमदन से ज्यादा हैं। अदालती मुआवन फैसल सदीकी का सुप्रीम कोर्ट में नया इंकशाफ। IG इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत के दौरान अदालती मुआवन ने बताया कि JIT रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति ने 101 कनाल अराजी जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज़म स्वाति का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, क्या वो मेरे जाने के दिन गिन रहे हैं? मुंसिफ आला का IG इस्लामाबाद आमर जुल्फकार पर बरहमी का इजहार। पूछा, IG साहब सारा किया धरा आज़म स्वाति का है, कार्रवाई के लिए आपको किसका इंतजार है? शर्म तो हमें पुलिस से आ रही है, उसने पहले गरीबों को मारा पीटा। IG के बारे में अदालत का तासुर अच्छा नहीं, नौकरियां बचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वकील सफाई अली जफर ने मौकफ अपनाया कि उनके मौकल खुद पर लगा धब्बा साफ कराना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस बोले, क्या गरीबों को गिरफ्तार कराने वाला दयानतदार और रास्तबाज हो सकता है? मामले को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत देखना है। मिसाल कायम करना चाहते हैं कि बड़े आदमी छोटों को नहीं रोक सकते। अदालत ने मामला मुतलका इदारों को भेजते हुए हुक्म दिया कि इदारे अपनी रिपोर्ट अदालत को देंगे। पावर प्लांट्स को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम की जाए। पावर डिवीजन ने इक़्तिसादी राबता कमेटी को हिदायत कर दी। खत में सार्फिन पर 12 दिनों में 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का भी इंकशाफ हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन ने फर्नेस ऑयल की दरामद बंद कर दी है। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में।
गैस की अदम दस्तयाबी के नतीजे में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली की पैदावार, 12 दिनों में सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजारत पावर डिवीजन ने ECC को खत लिखकर बता दिया। साथ ही पावर प्लांट्स को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम करने की हिदायत भी कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से ECC को लिखे गए खत में कहा गया है कि सर्दियों में गैस बिजली पैदावार का सस्ता तरीन जरिया है, तहम पावर सेक्टर को 80% तक गैस की किल्लत का सामना है। खत में पावर सेक्टर को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की सिफारिश की गई है। दूसरी जानब वजारत पेट्रोलियम डिवीजन ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जमान के मुताबिक मुल्की रिफाइनरीज को अपनी सलाहियत और पैदावार बेहतर करने की हिदायत की गई है। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ी खबर से आपको आगाह करें। विफाकी हुकूमत ने बरामदी शोबे के लिए बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान कर दिया। फी यूनिट 7 रुपए 50 पैसे कीमत कम कर दी गई। अशरफ खान से बात करेंगे। अशरफ, इस कमी का इत्तला कब से होगा? इसका इत्तला फौरी होगा, जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक जो 18 रुपए कीमत थी जो बरामदी शोबे की, वो 7.5 रुपए कम करके 10 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। इन 5 जीरो रेटेड सेक्टर में जो है इंडस्ट्रीज, इसमें टेक्सटाइल है, कारपेट है, चमड़ा है, स्पोर्ट्स और सर्जिकल की इंडस्ट्री शामिल हैं। अब उनकी पैदावारी लागत में नुमाया कमी होगी, जिससे बरामदात बढ़ेगी। हुकूमत ने यह वादा किया था कि उनकी जो टैरिफ है उसमें कमी करेंगे। अब जाके ऐलान हो गया और 7.5 रुपए का रिलीफ मिला है, जिसको बरामद कुनिदान ने कुछ आयन करार दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अशरफ खान, आपका शुक्रिया। कराची पुलिस अब मजीद जिम्मेदारियां निभाएगी। एहलकार बच्चों में घुल मिल जाएंगे, उनके मसले भी हल करेंगे। गदागरों से निमटने, मॉल्स की सिक्योरिटी, घरेलू मुलाजिमीन के रिकॉर्ड के लिए नया प्लान बन गया है। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली यहाँ भी आ रही है। क्या कराची पुलिस बदलने जा रही है? बैनुल अक़वामी तर्ज पर पुलिस में 4 यूनिट्स बनाए गए हैं। पहला स्कूल सिक्योरिटी डिवीजन यूनिट, जिसका काम तुलबा में घुल मिल जाना होगा। बच्चे मंशियात तो नहीं ले रहे, दिमागी तौर पर किसी मसाइल का शिकार तो नहीं, बच्चे पुलिस से डरते तो नहीं। इस यूनिट के अहलकारों का यही काम होगा। स्कूल सेफ्टी डिवीजन को इनको हमने रिसोर्सेज दिए हैं, 2 कारें दी हैं बनाकर, और उसके अलावा इनका अलग यूनिफॉर्म है। और स्कूल्स के अंदर इनकी सुबह सवेरे ही जाया करेंगे और स्कूल टाइम तक ये बच्चों के साथ अपना टाइम गुजारेंगे। मॉल्स लेजेंड्स यूनिट, जिसका काम शॉपिंग मॉल्स की सिक्योरिटी होगा। तीसरा एंटी बैगरी यूनिट, जो गदागर माफिया के खिलाफ होगा। असल भिखारियों को समाजी इदारों के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि चोर और लुटेरों की मावनत करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कमांडोज हैं हमारे, और वो उन मॉल्स में घूमते रहते हैं और उनको पता होता है कि कौन सी शॉप कहाँ पर है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई अटैक होगा या कोई इस तरह का वाक़या होता है तो दे आर अ वेरी हैंडी रिसोर्स। और चौथा एंटी एफिनेटिंग यूनिट, जिसका काम घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करवाना और मालिकान पर एतमाद बढ़ाकर घरों का सफाया करने वाली मासी और मुलाजमीन को पकड़ना होगा। इब्तिदाई तौर पर ये 4 यूनिट साउथ जोन में काम करेंगे, जिसके बाद शहर भर में मुतहरिक किया जाएगा। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हो सकता है कराची पुलिस बेहतर हो जाए। शहरियों ने पुलिस में बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बेहतरी लाने के इक़दाम को सराहा, लेकिन साथ ही पुलिस के रिकॉर्ड पर तनकीद कर दी। छोटे उनको पता नहीं होता है किस तरह किसी ऐसे टच करते हैं लोग जो उनको अगवा करने के लिए आते हैं, तो किस जगह पे करते हैं, जो अवेयरनेस इससे बढ़ेगी। उम्मीद तो दुनिया कायम है। अगर कुछ अच्छा हो रहा तो अच्छी बात है। अब देखना है कि आगे जाके करते हैं या नहीं करते, लेकिन पिछला रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। इससे पहले सिंध पुलिस जो है उससे पहले भी काम तो हो रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से इस अवेयरनेस की वजह से जो ना इसमें ज़रा बेहतरी आएगी काफ़ी। बात करते हैं कराची पुलिस चीफ के एक्शन की। अमीर शेख ने 4 थानों के अचानक दौरे किए। DSP समेत 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को इनाम भी दिया गया। बड़े शहर में लुटेरों ने बड़ी आफत ढा रखी है। इनको काबू करना है तो पहले पुलिस को सुधारना होगा। एडिशनल IG कराची अमीर शेख इसी मिशन पर हैं। पहले पहुंचे डॉक्स थाने। पहली मंजिल पर खराब सूरत हाल देखकर गुस्सा किया। सफाई ना होने पर DSP जैक्सन हेड मोहरर और ड्यूटी अफसर से वजाहत मांग ली। मंशियात फरोशी ना रोकने पर SHO डॉक्स को मुअत्तल कर दिया। फिर पहुंचे कलरी थाने, असले का मुआयना किया, अच्छी देखभाल पर इनाम भी दिया।
फिर बारी आई खारादार और मीठाधर थाने की। कचरे का ढेर, छत का उखड़ा हुआ प्लास्टर देखकर अफसरान पर गुस्सा किया, जबकि सफाई सुथराई में मसरूफ ज़ईफ खातून को नकद इनाम दिया। खुद को बेहतर हालत में रखने और अलर्ट रहने वाले हलकारों को भी नवाजा, जबकि सुस्ती, लापरवाही, सफाई सुथराई ना होने पर एक डीएसपी 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया। कराची में ताला तोड़ ग्रुप सरगर्म है और राह चलते लोगों को लूटने वाले भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। गाड़ी के पैनल तक महफूज नहीं। कराची वाले अगर गाड़ियों में लाखों रुपए का साउंड पैनल लगाने का शौक रखते हैं तो जनाब उसकी हिफाजत का भी कुछ इंतजाम करें, क्योंकि गुलिस्तान जौहर और गुलबर्ग के बाद डिफेंस में भी साउंड सिस्टम पैनल चोरी करने की वारदात सामने आ गई। डिफेंस फेज 7 में 2 मोटरसाइकिल सवार आए, पहले गाड़ी के आसपास मंडलाए, काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश की और फिर इत्मीनान से पैनल निकालकर चलते बने। दूसरी जानिब अजीजाबाद में 2 डाकू एक्शन में नजर आए, ऐसे बंदूक तानी जैसे टारगेट किलर हो। मोटरसाइकिल तो नहीं, लेकिन रकम और मोबाइल फोन छीना। कुछ ही फासले पर खड़ी मोटरसाइकिल की पॉकेट से भी सामान निकाला और चलते बने। शहरी परेशानी से कैमरे को देखते रहे। उधर ताला तोड़ गिरोह बहादुराबाद की मार्केट की दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़ा। इन तमाम मुलजिमान के CCTV कैमरों में चेहरे वाजे हैं। सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्तान के नवाही इलाके में डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान में डकैती की बढ़ती वारदातें। मत्ती तल में 5 डाकू घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुल्जिमान ने लाखों की नकदी और कीमती अशिया लूट ली। 5 आदमी अंदर दाखिल हुए, उन्होंने आते ही हमें मारना पीटना लग गया। हमारे जो सामान थे, तलाई जेवरात थे, वो सारे ले गए। तकरीबन 40,000 रुपए के करीब वो पैसे भी ले गए। मेरे एक छोटा बच्चा है तकरीबन 6 साल का, उसे भी उन्होंने मारा है, उसके साथ लेके जा रहे थे। शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हुए तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिससे 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। बाहर 2 आदमी आए थे, उन्होंने जो है ना चोरों को पकड़ा है। जैसे चोरों को पकड़ा है तो उन्होंने फायर कर दिया। 2 आदमी मौके पे चले गए, फौत हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है ना थोड़ी देर बाद जो है ना 2 और आ गए, उनको टांगों में फायर करते निकल गए मोटरसाइकिल पे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। मंडी बहाउद्दीन से दोस्त की शादी के लिए सरगोधा जाने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। नईमुर रहमान की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी 26 साल अल्ताफ दोस्त की शादी में शिरकत के लिए सरगोदा आया। गुज़िश्ता रोज अचानक लापता हो गया। आज सुबह अल्ताफ की लाश सरगोदा स्टेडियम से मिली, जिसे फायरिंग करके कत्ल किया गया। 10 मीटर के डिस्टेंस से किसी ने फायर किया। अब यह देखिए, इसके साथ जो बंदा है वो भी नहीं मिला अभी तक। जो वीडियो कहीं उन्होंने किसी बैंक की वीडियो देखी है तो वो बता रहे हैं जी उसके साथ कोई बंदा है। मकतूल के वुरसा पुलिस के अदम ताउन पर शिकवा करते हैं। हमारा सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि हमारे भाई के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, किसी ने अभी तक पूछा नहीं है, कोई हेल्प के लिए नहीं आया। एक तरफ जवान साला नौजवान का कत्ल तो दूसरी तरफ पुलिस की रिवायती सुस्ती इंसाफ की मुतलाशी वुरसा के लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। नईमुर रहमान, समा, सरगोदा। वजीर आजम का शिकायती सेल खारासराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ का जरिया। 1 माह पहले पेशावर में फायरिंग से खारासरा को जख्मी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर इस पर SP रूरल के दफ्तर में मौजूद है, सदर सर्कल के। और यहाँ पर जो है ख्वाजा सराज जो था, बेबो उर्फ दानिश जो है, जिसको जो है एक वीडियो आई थी, वायरल हुई थी, जिसके बाद जो है ये कहा जा रहा था कि ख्वाजा सरा को जो है कत्ल कर दिया गया। लेकिन उसका यही कहना था कि वो कत्ल नहीं हुआ। वो यहाँ पर इस टाइम हमारे साथ थाने में मौजूद है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हम इससे जानना चाहेंगे दानिश से, क्या वाक़या था, कैसे हुआ था, किसको आपने कंप्लेन की इसके हवाले से? ये बस मुझे फंक्शन में उसने उठाया और बस मुझे कहा कि मेरे साथ दोस्ती करो, फ्रेंडशिप। मैंने कहा मैं तो नहीं करता। और बस फिर मैंने उसने मुझे डराया भी। तो वो ऐप मैंने डाउनलोड किया, उस पर मैंने किया तो बस फिर फ़ौरन इन्होंने DSP साहब ने मुझे फिर कॉल की। ये अभी वो मुजरिम गिरफ़्तार हो गया। बस
इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन जो जी बिल्कुल, हमारे साथ आप ये देखा कि ये बेबो मौजूद थी, दानिश मौजूद था। इसका ये कहना था कि मुलजिम की जानिब से जिसको जो है हरासा किया जा रहा था, मैसेज भी भेजे जा रहे थे, धमकियाँ भी भेजी जा रही थी, जिसके ऊपर जो है इसने पोर्टल जो है वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल कंप्लेन, उस पर कंप्लेन की और उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया है। जी, घोटकी में जहालत की इंतहा, जिरगे ने 14 साल लड़के पर इल्जाम लगाकर 7 और 8 साल की बहनों को बनी करने का हुक्म दे दिया। जुल्फिकार के खानदान को 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। मजीद बात करेंगे इमरान आसिफ से। इमरान, इस सारे मामले पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्या? जी बिल्कुल, जहाँ तक पुलिस के एक्शन की बात की जाए तो पुलिस जो है इस सारे वाक़े से लाइलम है। पुलिस जो है वो सुकून की नींद कर रही है। मुतासरीन जो है उनका ये कहना है कि वडेरे की जानिब से उनके ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा है कि 2 बच्चियों को भी बनी किया जाए और जुर्माने में 7 लाख रुपए भी दिए जाएं। अगर नहीं दिए जाएंगे तो उनको गांव बदर किया जाएगा और वो जो नौजवान, जो इल्जाम तलाने वाला नौजवान जुल्फकार है, उसे जो है मार दिया जाएगा। तो ये जो जुल्फकार के वर्षा हैं वो थाने पर गए, लेकिन पुलिस ने जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ये जो मुतासरीन है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उनका ये कहना है कि वडेरे के कारिंदे जो है हमें घर तक उन्होंने मैसूर कर दिया है, आए रोज वहाँ पर आकर फायरिंग करते हैं और 2 बच्चियां बनी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और उनका ये कहना है कि 7 लाख रुपए जुर्माना भी अदा किया जाए। जुल्फिकार के घर वालों ने एहतजाज भी किया, लेकिन पुलिस सारे मामले से लाइल्म है। आपका शुक्रिया इमरान आसिफ। लाहौर के जिना अस्पताल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की सरबराही का मामला बिगड़ गया। साबिका और नए सरबराह के हामी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। गालम गलोच भी खूब की। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का नया सरबराह कबूल नहीं। यंग डॉक्टर साबिक सरबराह की हिमायत में डट गए, मुखालफिन की पिटाई कर दी। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की नई सरबराह बनी है डॉक्टर शाजिया, मगर यंग डॉक्टर्स को ये कबूल नहीं। इसी दौरान हंगामा आराई और धींगा मुश्ती में सीनियर्स डॉक्टर्स को भी धक्के पड़ गए। साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर बाबर चौधरी के हिमायती यंग डॉक्टर्स ने मुजाहमत करने पर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के कई तलबा को भी पीट डाला। हमारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने खींच के निकाला है, थप्पड़ लगाए हैं, फिजिकल हुए हैं, अब्यूज किया, हमारी लड़कियों को थ्रेट किया है कि मैं थानू देख लवांगा। एमएस ने वाकया की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील देकर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। नून लीग के बागी रहनुमा ज़ईम कादरी की पार्टी में वापसी की राह हमवार होने लगी। ज़ईम कादरी की अहलिया कहती हैं सियासत में रास्ते कभी बंद नहीं होते। सुलह के लिए कई रहनुमा घर आ चुके हैं। नवाज शरीफ ने फोन किया, शहबाज शरीफ भी घर आना चाहते थे। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। मैं हमजा शहबाज शरीफ के बूट पॉलिश नहीं कर सकता। और सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर। बगावत का ऐलान तो धमाका खेज था, लेकिन लगता है अब दूरियां कम होने लगी हैं। इस तरह की तो फिर हम भी ये कहें कि जरदारी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए और आज जाके आप उनके साथ बैठे, दिस इज पॉलिटिक्स। रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, किसी चीज के लिए भी कभी नहीं बंद हो सकते। ज़ईम कादरी का पार्टी क़यादत से दोबारा राब्ता बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर हुआ था। नवाज भाई जिस दिन जनाजा था तो फैमिली एरिया में ज़ईम को लेके गए और उन्होंने कहा कि हसन हुसैन यहाँ पर नहीं है, आपका बनता है और अपनी वालदा को आप लहद में उतारें। समा को इंटरव्यू में ज़ईम कादरी की अहलिया ने इसके बाद होने वाले राब्तों की कहानी भी बयान कर दी। हमारे घर एयाज भाई आए हैं, हमारे पास साद भाई आए हैं, हमारे पास परवेज भाई आए हैं, मतलब विद वाइफ सब, हर बंदा मशहूर, राना मशहूर, व्हाटएवर, मतलब जो भी ये सब लोग आते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद भी हमारे घर आना चाह रहे थे। ज़ईम कादरी का हमजा शहबाज से इख्तिलाफ NA 133 का टिकट ना मिलने पर हुआ था। जान तो दे सकता हूँ, इज्जत नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। उस्मा कादरी कहती हैं इज्जत की खातिर पार्टी छोड़ी, वापसी का रास्ता भी इज्जत से मशरूत है। ना उन्होंने पहले जूते पॉलिश किए थे, ना वो अब किसी के भी जूते पॉलिश करेंगे। अगर ज़ईम को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट के मुताबिक अगर आप पोजीशन दे सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, अगर नहीं तो प्लीज डोंट कम टू आवर हाउस। उस्मा ज़ईम का कहना था कि खसूसी नशिस्त पर पंजाब असेंबली रुकनियत किसी का एहसान नहीं। उन्होंने शहबाज शरीफ की फोन कॉल के बाद ही रुकनियत का हलफ उठाया था। मुखालिफिन पर तुंदो तेज बयानात की बौछार करने वाले वज़ीर इत्तलात पंजाब सहाफ़ियों से उलझ पड़े। मीडिया टॉक के दौरान सिराजुल हक के बयान पर सवाल हुआ तो हत्थे से उखड़ गए।
कहा वो काजी हुसैन को खराज अकीदत पेश करने आए थे। ऐसे सवाल पर मीडिया को शर्म आनी चाहिए। लाहौर में काजी हुसैन अहमद की याद में तस्वीरी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू में अपना कारनामा बताते रहे। 24 जून 1996 का धरना हो या 27, 28, 29 अक्टूबर 1996 का दूसरा धरना हो, दोनों दफा मैं मरी रोड पे काजी हुसैन अहमद साहब को लेकर आया। दोनों दफा फिर हम उनको जिद करके जबरदस्ती खुफिया मकाम पे मैं लेके वापस पहुंचा। दोनों दफा मैं इनके साथ बैठा हुआ था। काजी हुसैन अहमद से इमरान खान का मवाजना करते हुए बोले, वजीर आजम आज उन्हीं कर्जों से मुल्क को बचाना चाहते हैं जिनके खिलाफ साबिक अमीर जमात इस्लामी धरने दिया करते थे। कोई चोर लुटेरा और नौसरबाज मेरा और आपका अरबों खरबों डॉलर लूटने के बाद विक्ट्री का निशान बनाकर हमारे और आपके सीनों पे मूंग जलने की कोशिश करेगा तो उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। काई साहब का भी ये मोटो था और इमरान खान साहब का भी यही मोटो है। मगर जब एक सहाफी ने सियासी सवाल किया तो फैयाजुल हसन चौहान बरहम ही हो गए। थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं और मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के वजह से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। फैयाजुल हसन के इस रवैये पर सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया। सवाल का जवाब देने की हिम्मत करो चौहान साहब। बेशर्म कह रहा है, मीडिया को बेशर्म कह रहा है। सहाफियों ने वजीर इत्तलात की गाड़ी का घेराव भी किया। तकरीब के मेजबान जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि दोनों तरफ से शाइस्तगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। वजीर आजम इमरान खान को माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने खत लिखा है। बिल गेट्स का ये कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। मजीद बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, ये तो अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश कर सकता है। बिल गेट्स की तरफ से खत लिखा गया है और कहा गया है कि बिल गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान में पोलियो और सेहत आमा के शोबों में सरमायाकारी जारी रखेगा। इससे पहले इमरान खान से आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडम की मुलाकात हुई है। बाबर अता जो कि फोकल पर्सन है वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान में जो पोलियो के अब्बास, आप हमारे साथ ही रहिए। आपने जिक्र किया मुआविन वजीर आजम बाबर अता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, ये बताइएगा कि मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, पाकिस्तान का क्या इरादा है इस हवाले से? जी, मुलाकात जो है ये डॉक्टर क्रिस एलियस हैं, ये सदर हैं बिल गेट्स फाउंडेशन के। ये जब इमरान खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी बिल गेट्स के साथ तो उसमें जिन अमूर पे बातचीत हुई थी उसका फॉलो अप देने आए थे और इनके साथ जो है वो आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस जो है वो भी पाकिस्तान आए थे वजीर आजम से मिलने उनकी अपॉइंटमेंट पे। तो पोलियो के हवाले से काफी गुफ्तगू हुई, जनरल सेहत आमा के हवाले से बातचीत हुई। कल रात को जो वजीर आजम ने छापे मारे हैं कुछ अस्पतालों पे और वहाँ पे जो हालत थी उनके बारे में वज़ीर आज़म ने अपने ख्यालात से उनको आगाह किया और एक खत जो है वो डॉक्टर क्रिस एलियस ने जो है वो पेश किया वज़ीर आज़म को, जिसमें बिल गेट्स ने खुद उसको दस्तखत किया हुआ है। उनका ज़ाती खत है जिसमें बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है और हुकूमत की काविशों को सराहा है पोलियो के हवाले से और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके जो है वो तलाश कर सकती है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और बहुत ही अच्छी मुलाकात थी। 40 मिनट तक की मुलाकात जारी रही। वजीर आजम ने भी ये कहा कि गेट्स फाउंडेशन के मुसलसल ताउन पर शुक्रगुजार हैं। बाबर अता साहब, आपका शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 माह के दौरान $1.5 अरब के बैरूनी कर्जे लिए। नून लीग की हुकूमत ने 5 माह के दौरान $2 अरब का कर्जा लिया था। हमाद अजहर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि मौजूदा हुकूमत बड़ी एहतियात से मौशी मामला चला रही है। डॉलर की कदर में हालिया इजाफे की वजह से तहरीक इंसाफ के कर्जे ज्यादा दिखाई देते हैं। नून लीग ने मसनूई तौर पर डॉलर की कदर को कम सतह पर रखा था। अब आपको ये बताएं कि गुजरात पुलिस फंड्स करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक DPO गुजरात को मुबैना खुर्द के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कामरान मुमताज 2015 और 16 में DPO गुजरात तैनात रहे। मजीद बात करेंगे रियाज अहमद से। रियाज, इस अहम पेशरफ्त की क्या तफसील है मजीद?
जी बिल्कुल ऐसा है कि साबिक डीपीओ गुजरात कामरान मुमताज पुलिस फंड में करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्द के इल्जामात में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। नैब हुकाम का ये कहना है मुलजिम कामरान मुमताज 2015 और 16 में बतौर डीपीओ गुजरात तैनात रहे थे। मुलजिम की तैनाती के दौरान पुलिस फंड में मजमूई तौर पर 55 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द की गई है, नैब हुकाम का कहना है। और नैब हुकाम का ये भी कहना है कि फंड में खुर्द केसेस की तफ्तीश, बोगस पेट्रोल बिल्स, जाली अलाउंसेस और शोहदा फंड्स की मद में किए गए और इस दौरान 6 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर बोगस बिलों की मद में खुर्द हुए। और नैब हुकाम का ये भी कहना है कि नैब लाहौर हुकाम की जानिब से तहकीकात के लिए मुलजिम को बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान बुलाया गया है। और गुज़श्ता माह नैब लाहौर बोर्ड मीटिंग में गुजरात डीपीओ फंड के करप्शन केस को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल किया गया था और जिस पर नैब ने जो है इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। और इससे पहले भी उनका ये कहना था। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया रियाज अहमद। अहम खबर आपको देंगे, नैब और FIA की JIT का सिंध हुकूमत पर असर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम एक बार फिर मुतासर हुआ। 223 अरब के तरक्याती प्रोग्राम से 6 माह में सिर्फ 38 अरब रुपए खर्च हो सके। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, तरक्याती प्रोग्राम का रुक जाना, नैब और FIA और JIT इससे क्या लिंक है? हाँ देखिए, नैब और जो FIA की JIT की उसका इस वजह से लिंक है कि जैसे सिंध मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चला था, FIA ने पहले FIR दाखिल की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो JIT बनाई गई थी उन्होंने सिंध हुकूमत से रिकॉर्ड मांगना शुरू किया था, जो मुख्तलिफ महकमों का रिकॉर्ड था। तो मुसलसल रिकॉर्ड की छानबीन की वजह से अफसरान डिस्टर्ब भी हो गए और परेशान भी हो गए, जिस वजह से उन्होंने तरक्याती कामों में हाथ नहीं डाला और डर गए। डर के मारे अभी 6 माह गुजर गए तो सिर्फ 38 अरब रुपए खर्च हो सके, जबकि 223 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम है। तो सिंध हुकूमत 6 माह में बुरी तरह नाकाम हो गई है सूबे भर में जो तरक्याती काम है उसके लिए। यानी कि फाइल जारी नहीं है, कोई खौफ है, डर है। आपने अपडेट किया मंसूर मुगैरी, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज माफी केस की समाअत के लिए खुसूसी बेंच बनाने का फैसला कर लिया। अदालत ने रकम जमा कराने के लिए 8 हफ्ते की डेडलाइन भी दे दी है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 54 अरब रुपए के कर्जों की माफी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि कर्जे माफ कराने वाले 222 अफराद में से सिर्फ 26 ने रकम वापस की। अदालत के हुक्म पर कुछ लोगों ने अमल किया मगर दीगर ने अहकामात नजरअंदाज कर दिए। अदालत का केस की समाअत के लिए खसूसी बेंच तश्कील देने का फैसला। करार दिया कि केस में मुतअद्दिद अफराद की मुख्तलिफ दरखास्तें दायर हैं, इन दरखास्तों को खसूसी बेंच सुनकर फैसला करे। अदालत ने यह भी कहा जमा शुदा रकम बैंक क्लेम नहीं कर रहा, लिहाजा ये रकम डैम फंड्स में जमा करा दी जाए। 13 अफराद ने पैसे वापस करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। अदालत ने दीगर तमाम अफराद को कर्जों की रकम वापस करने के लिए 8 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि 8 हफ्ते बाद रकम वापस जमा करवाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। कराची चिड़ियाघर के अतराफ 400 दुकानें और दफातर गिराने के बाद ऑपरेशन के चौथे रोज भी मलबा उठाने का काम जारी है। अगली बारी जिला जनूबी की मार्केट्स की है और उर्दू बाजार और अकबर रोड के ताजिरों ने इस पर एहतजाज किया है। कराची में साल का पहला दुकान तोड़ ऑपरेशन। चिड़ियाघर दूर दूर तक साफ नजर आना चाहिए। भारी भरकम मशीनें चली। 2 रोज में ही पूरी मार्केट मलबे का ढेर बन गई। चिड़ियाघर के अतराफ कायम 400 से ज्यादा दुकानें और दफातर गिराने के बाद ऑपरेशन के चौथे रोज भी मलबा उठाने का काम जारी है। लाखों टन मलबा उठाने के लिए KMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां मुतहर्रिक हैं। मुतासिरीन को मुतबादिल जगह दी जाएगी। तमाम जितने भी हमारे लीगल टेनेंट्स हैं, किराएदार, उनको तमाम को मुतबादिल जगह दी जाएगी। दूसरी जानिब दुकान तोड़ ऑपरेशन में अगली बारी KMC जिला जनूबी की मुख्तलिफ मार्केट्स की है, जिन्हें नोटिस तो जारी किए जा चुके, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि इतने कम वक्त में दुकानें खाली नहीं कर सकते। अगर इस कराची को संवारने के लिए हमारी दुकानों की, हमारी मार्केट की कुर्बानी दी जा रही है तो हम तैयार हैं, मगर उससे पहले हमें इसका मुतबादिल दिया जाए। हमें मुतबादिल जगह दी जाए, हमें वक्त दिया जाए। अचानक से हम ये हजारों लाखों लोगों को कहाँ लेके जाएं? अकबर रोड के दुकानदारों ने एहतजाजन कारोबार बंद कर रखा है, जबकि उर्दू बाजार के ताजिरों ने भी एहतजाज किया।
कराची में स्कूल वैन वाले सीएनजी के साथ पेट्रोल भी डलवाएं, ऐसा न हो सिलेंडर निकाल कर रोड पर खड़े कर दिए जाएं। गैर मेयारी सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर लगाने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। अरसे बाद ख्याल आया तो कुछ ऐसा काम दिखाया कि हर दूसरा स्कूल वैन ड्राइवर सड़क पर खड़ा नजर आया। बोला हमें पता नहीं है, हमें आप छोड़ दो आज ताकि हम बच्चों को छोड़ दें घर पे, कल हम आप खोल के घर में रख के पेट्रोल पे कर देंगे। उन्होंने फिर भी नहीं सुनी, सिलेंडर निकाल के छोड़ दिया। अब हम बच्चों को कैसे छोड़े वहाँ घर पे? अभी फ़ोन पे फ़ोन ही लगातार आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? अब ये इनको ये सोचना चाहिए। इनको मैंने बोला एक दिन की मोहलत दे दे, मैं कल निकाल दूंगा। हालांकि सीएनजी पे ऑन नहीं है, पेट्रोल पे चला रहा हूँ। कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स अच्छे सिलेंडर लगाएं या पेट्रोल पर गाड़ी चलाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है। गैर मियारी सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर्स स्कूल वैन से निकाल लिए गए, जुर्माने भी हुए। तकरीबन हमने 60 से ज्यादा स्कूल की गाड़ियों के सिलेंडर जब्त किए हुए हैं। अरसे से बेफिक्र इंतजामिया को मदरसे की वैन में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद ख्याल तो आया, लेकिन कुछ ऐसा। हादसे तो मस्जिदों में भी हो सकते हैं, रिक्शे में भी हो सकते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? हम लोग को क्यों पकड़ रहे स्कूल वैन वालों को? हमारा सवाल यही है। घर कैसे जाएं? वैन में बच्चे परेशान नजर आए। 2 रोज में 40 से जायद स्कूल वैन से सिलेंडर निकाल लिए गए, जबकि 36,500 रुपए से जायद के चालान किए गए। कराची में सीएनजी और एलपीजी लगी वैन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। वालिदैन जहां खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं वैन मालिकान काफी ज्यादा परेशान हैं। अब देखना यह है कि इंतजामिया वाकई कुछ कर दिखाती है या सिर्फ चंद दिन की कहानी है। कैमरामैन एरिक पेरा के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। झंका रिहायशी इस्माइल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अमन की फख्ता के साथ हैदराबाद पहुंच गया। शहरियों ने शानदार इस्तकबाल किया। पवन कुमार की रिपोर्ट। मुल्क से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। अमन की फाख्ता के हमरा मोहब्बत का पैगाम आम करने वाला इस्माइल जट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध के शहर हैदराबाद पहुंच गया, जहां शहरियों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। फाख्ता को दुनिया में अमन की अलामत कहते हैं और इसी को हमने अपनी सवारी बनाया ताकि जिन लोगों से हमारी बात ना भी हो उन तक हमारा खामोश मैसेज चला जाए और नई नस्ल के दिमाग में अमन की बात नक्श हो जाए। 55 साला इस्माइल ने मोटरसाइकिल रिक्शे पर 11 फुट ऊंची, 25 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी फाख्ता बनाई और फैमिली के हमरा प्यार बांटने निकल पड़ा। फैसलाबाद, मुल्तान, चंग, उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद गए, मीरपुर गए हैं, आज़ाद कश्मीर, फिर पेशावर से कबायली इलाकों में से होते हुए डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और अब इधर है। भाईचारगी का दर्ज देने वाला इस्माइल जट कराची के लिए रवाना हो गया, जिसके बाद इस्लामाबाद पहुंचकर उसके सफर का इख्तिताम होगा। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। लवारी टनल सड़क की तोसी का काम और जमी बर्फ से फिसलन ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गई। सर्द मौसम में घंटों इंतजार से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट। लवारी टनल जाने वाली सड़क की तोसी का काम ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के लिए यहाँ से गुजरना बन गया इम्तिहान। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से फिसलन के सबब ड्राइवर्स के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया कि यहाँ पर जो 2 घंटे का वक्त है उसको 1 घंटा किया जाए, आधा घंटा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई होते हैं, मुसाफिर परेशान होते हैं। दूसरी सर्दी इतनी होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। बर्फबारी के बाद शाम 7 से सुबह 7 तक टनल की बंदिश के बायस सुबह सवेरे ही टनल के अतराफ गाड़ियों की तवील कतार लग जाती है। ऐसे में लवारी टॉप और चित्राल जाने वाले मुसाफिरों को घंटों शदीद सर्दी में ठिठरना पड़ता है। पीछे रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बर्फ़बारी हुई है, शदीद बर्फ़बारी। मुसाफिरों की जानिब से इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि सर्द मौसम में टनल खोलने के दौरानिये को बढ़ाया जाए। सैयद जाहिद जान, समा, लवारी टनल। और हर शहर की मशहूर सौगात होती है, लेकिन एक पकवान ऐसा भी है जो हर शहर में यकसा मकबूल है। वो क्या चीज़ है, बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल अहद। बढ़ती खुनकी में गर्मा गर्म चटपटे पकवान और भी मजा देते हैं। फैसलाबादियों को तो आजकल चपली कबाब खूब पसंद आ रहे हैं। खुशबू ऐसी कि करीब से गुजरने वालों के कदम रुक जाएं, खाए बिना रहा न जाए। स्पेशली सर्दियों में बहुत मज़ा आता है चपली को आप खाने का। फिर दोस्तों के साथ आते हैं, फिर खाते हैं, एंजॉय करते हैं।
वैसे तो पेशावर की सौगात हैं, लेकिन चपली कबाब हर शहर में मकबूल हैं। स्पेशल अपने मसाले तैयार करते हैं, उस पे बनाते हैं, वो खाते हैं, पसंद करते हैं। गोश्तखोरों और चटोरों के लिए तो चपली कबाब नेमत हैं। लज्जत से भरपूर गर्मा गर्म चपली कबाब सर्द रातों का मजा दोबाला कर देती है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देखिए प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।